Let us start chapter 14, Sources of Energy, session 8. Now, already we have studied about renewable resources, non-renewable resources, conventional sources of energy, non-conventional source of energy. Now today we are going to study about geothermal energy. Okay, so let us see now. Geothermal energy. Now the name itself says that geo means earth and thermal means heat. So the energy or else the heat energy which we get from the earth, we are using that energy and therefore it is called as geothermal energy. Due to the geological changes, molten rocks formed in the deeper hot regions of Earth's crust are pushed upward and trapped in a certain regions called hotspot. So what are actually hotspots? When there is a magma inside the earth crust, it goes to some empty space in the earth, and that place is called as hotspot. In that particular region, the magma, the quantity of magma is more, and you can say that it will heat the things around it. Okay. When underground water comes in contact with the hotspot, steam is generated. Okay, so you can see here, this is a magma, layer of magma or hotspot. When the water comes in contact with the hotspot, the water will get heated and get converted to steam. वो steam में convert हो जाएगा. वो steam हम ऊपर collect करेंगे, ठीक है, टरबाइन में. ये अंडरग्राउंड वाटर जो है हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा, तब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड हम उसको यूज कर पाएंगे. Sometimes hot water from that region finds outlet at the surface. Such outlets are known as hot springs. तो हमें ये जो भी हॉट स्प्रिंग, मतलब आपने देखा होगा कि गर्म पानी के कुंड हम जो बोलते हैं, कि ये जो हॉट स्प्रिंग है वो लैंड में से अंदर से एक जगह मिल जाती है उनको बाहर आने के लिए, एंड वहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में बाहर आ के आते हैं और हम उसको गर्म पानी के कुंड बोलते हैं. ठीक है, हमारे गुजरात के अंदर भी 2-3 जगह पर ऐसे हॉट स्प्रिंग्स अवेलेबल है. वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, मैन्युअली आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते ऐसा. The steam trapped in rocks is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. तो ये आप यहाँ पे देखो कि हॉट वाटर ऊपर आया, उसमें से हमने स्टीम में कन्वर्ट किया. ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट करके उसको टरबाइन के अंदर हमने डाला. देखो यहाँ पे स्टीम वो टरबाइन के ऊपर गया, टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, एंड वहां से फिर हम ये प्लांट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये प्लांट के अंदर आएंगे. वो प्लांट के अंदर क्या होगा कि वाटर जो नीचे से हम ऊपर लाए थे स्टीम था, उसको ठंडा करके वापस से नीचे अर्थ के अंदर बैक करेंगे. ठीक है, the cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. तो उसको ये जो एनर्जी हमें चाहिए, तो फॉर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लेस. कमर्शियली यूज कर पाए ऐसे बहुत कम साइट्स है. जियोथर्मल एनर्जी को यूज करना इजी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा. ओके, बट उसके लिए जो साइट्स होंगे वो बहुत ही कम जगह से हमें मिलेंगे. मतलब स्टीम जो है, हॉट वाटर है, बहुत कम जगह पर अवेलेबल होंगे. There are number of power plants based on geothermal energy operational in New Zealand
एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखो हर एक जगह पर हम ऐसे जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर कर पावर प्लांट नहीं बना सकते। तो बहुत मतलब देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट, ज्यादा पावर प्लांट्स है। कहाँ पे है? एक तो न्यूजीलैंड में है ज्यादा, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएस में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो वर्ड सुन के ही थोड़ा डर भी आता है, एंड फिर बाद में जब उसके रिलेटेड आप डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, एटॉमिक बॉम्ब फेंका था जापान के ऊपर, तो वो यही न्यूक्लियर बॉम्ब ही था। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि वो न्यूक्लियर जो एनर्जी है हम कैसे यूज अच्छी तरह से कर पाते हैं। वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी इन टू डिफरेंट वे, एक तो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में और एक अच्छे फॉर्म में, और अच्छे के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। वी ऑल नो इन स्टैंडर्ड 9 वी हैव स्टडीड, एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोला मैंने, न्यूक्लियन मतलब उसको पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन्स है। जो न्यूट्रॉन्स वो नो चार्ज होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स मतलब वो भी हमने नाइन्थ में देखा था, न्यूक्लियन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन positively charged particle and neutron neutrally charged particle, हमने देखा हुआ है। Now energy is obtained from the nucleus in the following methods। तो कैसे कैसे हमें न्यूक्लियस में से एनर्जी मिलेगा? तो दो मेथड्स है, वन इज फिजन, अनदर इज फ्यूजन। तो ये हमें किसके फिजन से किसके फ्यूजन से मिलेगा? तो न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम ये दोनों रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज न्यूक्लियर फिजन एंड दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज फिजन एंड व्हाट इज फ्यूजन। फिजन में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस है, उसको हम एक न्यूट्रॉन से उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, तो वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजन। splits a larger atom into two or more smaller ones, उसको बोलते हैं फिजन। और फ्यूजन में क्या होगा? एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। जब भी दो छोटे छोटे एटम्स और न्यूक्लियस कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे, तो एक बड़ा सा एटम फॉर्म होगा। जॉइंस टू और मोर लाइटर एटम इनटू लार्जर वन, और बड़ा सा एटम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हमें ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि ये एनर्जी हम कैसे मिलती है हमें। तो जब भी फ्यूज फ्यूजन होता है, तो जब भी ये एक में से दो में कन्वर्ट होता है या उससे ज्यादा में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे भी सेम चीज है कि जब दो एटम्स और दो न्यूक्लियस एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तब भी एनर्जी रिलीज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो ये हमें समझना था कि न्यूक्लियर एनर्जी इसमें से हमें कैसे मिलेगा। तो वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी इन अ टू फॉर्म, when there is a fission reaction and when there is a fusion reaction. Okay, let us study nuclear fission. In a process called nuclear fission, the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium, or thorium, when bombarded with a low energy neutrons, can be split apart into lighter nuclei। तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी कोई भी बड़ा पार्टिकल हो, आप यहाँ पे इमेज में देखो, एक बड़ा सा एटम है,
उसको जब हम एक लाइटर पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक है, एक ये पार्ट एंड एक दूसरा ये पार्ट, और साथ में ये तीन अलग अलग पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं। तो वो तीन अलग अलग पार्टिकल वो न्यूट्रॉन्स है, एंड ये दो एक बड़ा सा एटम दो छोटे एटम में डिवाइड हो रहे हैं। अंडरस्टूड? तो उस ये एनर्जी को में जब एनर्जी मिलेगी हमें, न्यूक्लियर एनर्जी, ये प्रोसेस है, उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियर एनर्जी, एंड ये प्रोसेस को मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फिजन। अंडरस्टूड? तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हेन हेवी एटम is bombarded with a low energy neutrons, it will split into lighter nucleus or lighter atom. ठीक है? यानी उसका एग्जाम्पल है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो यूरेनियम है, उसको जब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो बेरियम में एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। दो लाइटर न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे प्लस एनर्जी। ठीक है? तो ये सब चीजें एक ही रिएक्शन में होता है, और ये रिएक्शन को मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो ये एग्जांपल आपको कोई पूछे तो ये आप लिख सकते हो कि यूरेनियम पे मैं कोई भी न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करूंगा, वो बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगा एंड 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? When this is done, a tremendous amount of energy is released. If the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of masses of the individual products, तो ये जो प्रोसेस होगा तब बहुत ही हाई अमाउंट का एनर्जी रिलीज होने वाला, बहुत ही हाई। ठीक है? और वो कितना होगा कि जो दो एटम हमें मिलेंगे, मान लो कि एक बड़ा एटम दो अलग एटम में कन्वर्ट हुआ है, वो दो एटम के मासेस से भी ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाला है। दिस इज डन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाला है। ये क्यों मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा सिर्फ एक छोटे से न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाने से। अंडरस्टूड? एक बार फिर से देख लेते हैं कि tremendous amount of energy is released if the mass of original nucleus is just a little more than the sum of the masses of individual product। तो जो दो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं बॉम्बार्डमेंट के बाद, तो वो मास जो है उसके मास से जो ओरिजिनल वाला एटम है उसका मास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? The fission of an atom, uranium, for example, produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। तो आप इमेजिन करो कि फिजन ऑफ एन यूरेनियम, जो यूरेनियम का फिजन हम करेंगे, यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे और यूरेनियम क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो उसमें से जो एनर्जी मिलेगा वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होगा एनर्जी। किससे ज्यादा होगा? द कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन ऑफ अ कोल। तो एक कार्बन एटम में बर्न करूंगा और जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी 10,000 टाइम्स ज्यादा होगी। यूरेनियम, मतलब जो यूरेनियम की एनर्जी हमें मिल रही है वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होने वाला है। इमेजिन। ओके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझना होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यू गेट 10 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। किससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा? बाय बर्निंग अ कोल एटम और अ कार्बन एटम। अंडरस्टूड? कोल एटम नहीं बोलेंगे, बाय बर्निंग कोल और अ सिंगल कार्बन एटम।
तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि एक जो एटम है उसको स्ट्राइक करेंगे, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वो तीन न्यूट्रॉन्स भी अलग से मिलेंगे। ये तीन न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे यूरेनियम एटम्स को स्ट्राइक करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, वैसे ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम एटम को स्ट्राइक करेंगे, फिर से ये यूरेनियम दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसको मैं बोलूंगा चेन रिएक्शन। जब भी ये चेन रिएक्शन होगा तब हमें इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। कंपेयर टू कोल ऑलरेडी हमें 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिल ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे यूरेनियम एटम एक साथ ऐसे फ्यूजन में आएंगे तो कितना, इमेजिन करो कितना एनर्जी रिलीज होने वाला है। अंडरस्टूड? तो विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द यू कैन से मटेरियल you can produce large amount of energy. In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of self-sustaining fission chain reaction that release energy at a controlled rate. तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मैं कंट्रोल्ड रेट में, विथ फुल कंट्रोल, आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिंपल आपको समझा दो पहले, ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करेगा। द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टीम अंदर, ये देखो कि ये वाटर वाटर जा रहा है अंदर, ये यहाँ से कोल्ड वाटर है, ये अंदर जा रहा है। तो जब भी अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी शॉर्ट, ओके, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो जब भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर होगा, तो वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हम ये वाटर को हीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाटर को यहाँ पे हीट करने के लिए यूज करेंगे। जब जब ये वाटर यहाँ से पाइप के थ्रू ऊपर जा रहा है, तो वो हीट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फिर वो यहाँ से स्टीम अलाउ करेंगे विद अ हाई फोर्स, वी विल अलाउ इट टू गेट इट ऑन द टर्बाइन, and therefore turbine start rotating, which is connected to the generator, and it will produce electricity. Okay, so this is how we use nuclear energy to generate electricity. बट इसको यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क है। उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वो कम स्पेस में, इस कम जगह में तो आ जाएगा, बट उसको सेफली रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज जरा सा भी क्रैक हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आए तो हमें हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स को। अंडरस्टूड? नाउ एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का हमने रिएक्शन का एग्जांपल देख लिया था, यूरेनियम को क्रिप्टॉन एंड बेरियम में कन्वर्ट करने का। अभी फ्यूजन का देख लेते हैं। तो देखो, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, याद है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। यहाँ पे ये दो जो है एटम्स, बहुत ही लाइट एटम्स है, हमें पता है। तो लाइट एटम जब कंबाइन होंगे उसको बोलते हैं फ्यूजन। जो फ्यूजन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एनर्जी रिलीज। साथ में हमें एक हैवी एटम मिल रहा है, हीलियम, एंड एक न्यूट्रॉन मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जांपल। अंडरस्टूड? आपको कोई पूछे तो आप ये लिख सकते हो कि व्हेन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम combines, it forms helium, gives one neutron and large amount of nuclear energy. Clear?
Let us see few advantages and disadvantages. Already I told you in the beginning of this class that nuclear energy can be used in a two different way, in a good and a bad way, destructive way. First one, energy is released in extremely large. जो energy release होगा बहुत large होगा. The amount of initial fuel required is very small. So this also I told that you require a very small amount of material. That is very small amount of material, that is uranium. For here you can say. Now what are the disadvantages? Now these are little bit, you should take caution while using nuclear energy. So what are the problems associated with nuclear energy? The products used and byproducts generated are radioactive and extremely harmful for the man. So whatever material like uranium we are using here, and यूरेनियम को यूज करने के बाद जो हमें मिलेगा तो वो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट मतलब जो हम यूज कर रहे हैं वो, एंड बाय प्रोडक्ट मतलब जो यूज करने के बाद बच रहा है वो. तो दे आर रेडियो एक्टिव एंड हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. There is a risk of an accidental leakage of nuclear radiation. तो मैंने बताया था कि जो क्रैक हो गया मान लो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो रेडिएशन लीक हो सकते हैं. And the last one, the high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination, and limited availability of a uranium makes large scale use of solar energy prohibitive. तो ये प्रॉब्लम है कि उसका जब स्टार्टिंग में हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत सारा केयर करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट भी साथ में बढ़ेगा. फिर रिस्क भी बढ़ेगा. जो हमने ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो रिस्क भी बढ़ेगा एनवायरमेंटल हार्म होने का. एंड साथ में यूरेनियम जो हमारा मेन मटेरियल है न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने के लिए, तो वो भी प्रॉपरली लार्ज स्केल में अवेलेबल नहीं है. ये सब चीज के कारण बहुत ही कम जगह पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटअप हुए हैं. ठीक है, तो इंडिया में समवेयर 6 पावर प्लांट्स आर देयर इन, एंड वन इज देयर इन गुजरात. Nuclear energy was first used for destructive purposes before nuclear power stations were designed. तो सबसे पहला यूज जो न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ था वो किस किस काम के लिए यूज हुआ था? डिस्ट्रक्शन के लिए. बट अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी डिजाइन करने लग गए हैं लोग. देख सकते हो बहुत ज्यादा डेंजरस है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना. एंड इट विल, you can say that it will cover a large area if you use nuclear energy for destruction purpose. The fundamental physics of fission chain reaction in a nuclear weapon is similar to the physics of controlled nuclear reactor, but the two type of device are engineered quite differently. जो दोनों जो काम कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो हमने रिएक्शन यूज मतलब रिएक्शन हो रहा है, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, दोनों के प्रोसेस फंडामेंटल जो फिजिक्स होते हैं रिएक्शन होने के टाइप वो सेम है. एक में से लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं. बट यहाँ पे जो हम यूज के बारे में बता रहे हैं कि वन इज यूज इन अ गुड वे, अदर इज यूज इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर, एंड दोनों के लिए जो डिवाइसेस हम बनाएंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे. Now we have studied about each and every type of energy, renewable resources, non-renewable, conventional, non-conventional. तो ये सब एनर्जी को यूज करने के बाद जो हमारे एनवायरमेंट को कैसा इफेक्ट होने वाला है, और अच्छा इफेक्ट हो रहा है, then it is no problem. But if the effect is not good, we have to research about
finding a new source of energy. तो we'll see now, हमने अब तक जितने भी रिसोर्सेज पढ़े हैं तो उसमें कौन सा अच्छा है, कैसा यूज करना चाहिए और कैसे सोर्स हमें फाइंड करने चाहिए. सम सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम, जो ऑलरेडी हमने देखा कि हमने कोल भी यूज किया, पेट्रोल भी यूज किया. दे बोथ आर नॉन रिन्यूएबल एंड कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट. हमें पता है कोल को बर्न करने से, पेट्रोल को बर्न करने से हार्मफुल हार्मफुल मतलब गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेंगे तो एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स सबको हार्म करेंगे. इन अदर केसेस, दो दे डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, द सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज विंड मिल, सोलर एनर्जी, उसको सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगता है बहुत ही ज्यादा होता है. तो उस वो हार्म नहीं करेंगे. देखो, डज नॉट कॉज हार्म, बट उसको सेटअप एंड मेंटेन जो करना है वो बहुत कॉस्टली रहेगा. इट इज वेरी हाई. So there is a continuous research going on to use energy which is, तो हम ऐसे continuous research कर रहे हैं, ऐसे continuous energy के मतलब नए sources find करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. तो वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेज कैसे होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे, इट मस्ट बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट मस्ट बी रिन्यूएबल, हमें बार बार मिलता रहे, इकोनॉमिकल, सस्ते में मिले, एंड एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब हमने ऑलरेडी पहले देखा कि गुड फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए. एफिशिएंट मतलब ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए कम अमाउंट में. अंडरस्टूड. तो ये जो चार चीजें हो कोई भी फ्यूल में या कोई भी सोर्स में, देन इट इज द बेस्ट वन. और हमें ऐसे रिसोर्सेज के बारे में ही सर्च करना चाहिए. हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, तो कितने टाइम तक ये जो एनर्जी सोर्सेस है वो रहेंगे, तो देख लेते हैं. वी सॉ अर्लियर दैट we cannot depend on fossil fuel for much longer. ऑलरेडी हमने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल हमें बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो यूज करने का रेट है फॉसिल फ्यूल का वो ज्यादा है. एंड फॉसिल फ्यूल फॉर्म करने का फॉर्मेशन है वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ठीक है. Sources like fossil fuel that will get depleted someday are said to be exhaustible source or non-renewable source of energy. तो ये कभी ना कभी कोई डे पर खत्म होने वाले हैं, एंड इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल. ऑन द अदर हैंड, इफ वी मैनेज बायोमास, जो हम बायोमास को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब बायोमास प्रोड्यूस नहीं हो सकता. बायोमास एक्चुअली प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो मटेरियल है उसको बायोमास बोलते हैं. तो जो हमें बायोमास कंटिन्यूसली मिलता रहे, और वो कब मिलता रहेगा, बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज वी कट डाउन फॉर फायरवुड, we can be assured of constant supply of energy at a particular rate. तो जैसे जैसे हम ट्री को काट कर यूज कर रहे, वैसे वैसे हम ट्री को ग्रो करते जाए साथ में, तो बायोमास जो है वो मेंटेन रहेगा, एंड उसमें से फिर हमें कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहेगी. ठीक है. तो वो बायोमास हमें कंटिन्यूस यूज कर पाए हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूस ट्रीज ग्रो करते रहने पड़ेंगे. अंडरस्टूड. Such energy sources that can be regenerated are called renewable source of energy. और जो एनर्जी सोर्सेस है वो हमें कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, वैसे टाइप के सोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. लाइक सन एनर्जी. सन एनर्जी कैन नेवर गेट फिनिश्ड, नेवर गेट एग्जॉस्टेड. तो सोलर एनर्जी वी कैन कॉल इट एज अ
renewable resource or renewable source of energy. Wind energy, it will never get end, or it will never get finished. It will never get exhausted. We can call the wind energy, solar energy as a renewable source of energy. That's it for this lecture, and also we have finished our chapter by the end of this session. So whatever you have studied in this chapter, you must revise each and every video if you want properly. You get the doubts solved. Don't keep any doubts in your mind, because we have already finished the 2 chapters by now. And study properly each and every video you see it. If you require, you see for twice, thrice, four number of times, but you must make sure that all the doubts, all the things are cleared. ओके, एंड जितने भी वर्कशीट आपको दिए है वो हर एक वर्कशीट प्रॉपरली नोटबुक्स में लिखने हैं. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछ लो. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.